हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में क्लास 12th इतिहास विषय में चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। बोर्ड एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने इसमें लिया है। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसी हिसाब से जो है आज की इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि दूसरे पार्ट से एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने वाला है, एक खाली जगह वाला और एक अति लघुतरात्मक यानी एक शब्द में आंसर देने वाला क्वेश्चन, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी जो है आपके सामने आने वाला है इस दूसरे चैप्टर से। चलिए शुरुआत करते हैं। 34 क्वेश्चनों की श्रृंखला को हमने देख लिया था, कंटिन्यू करते हैं आज इस कक्षा को आगे। सातवां शासकों ने शासन किया था, कब से कब तक किया था सातवां शासकों ने शासन? तो सातवां शासकों ने प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक, यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 200 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था, यानी कि टोटल 400 सालों तक सातवां शासकों ने शासन किया था। टोटल कितने सालों तक? 400 सालों तक। इसके बाद में है सातवां शासकों ने शासन किया तो था, लेकिन भारत के कौन से हिस्से में किया था? तो पश्चिमी भारत और साथ ही मध्य भारत का जो इलाका है, यहाँ पर सातवां शासकों ने शासन किया था। इसके बाद में कुषाण शासकों ने शासन जो है कब से कब तक किया था? तो कुषाण शासकों ने शासन किया था आपके प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, यानी कि 100 आपके ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 100 ईस्वी तक, यानी कि लगभग आपके 200 सालों तक जो है इन्होंने शासन किया था। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास खाली जगह के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर जो है कुषाण शासकों ने अपनी खुद की विशालकाय मूर्तियां लगाई, यानी कि कुषाण शासक स्वयं को जो है देवता का रूप मानते थे, देवपुत्र की वो उपाधि लगाते थे। तो ये उत्तर प्रदेश में एक स्थान है माठ, इस स्थान पर ये क्या करते थे? इस स्थान पर इन्होंने जो है एक विशालकाय मूर्ति लगाई थी कुषाण शासकों ने। यह एक देव स्थान है, यानी कि देवताओं का स्थान है माट। कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? तो देवताओं से संबंधित है, तो देवपुत्र की ये उपाधि जो है धारण करते थे। कुषाण शासक जो है देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। और कौन से शासक स्वयं को स्वर्ग पुत्र कहते थे, यानी स्वर्ग पुत्र की उपाधि कौन धारण करते थे? तो वो चीन के शासक थे। चीनी शासक जो है वो स्वर्ग पुत्र की उपाधि धारण करते थे। कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि जो है अपने नाम के आगे लगाते थे। एक काव्य है शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम जो काव्य है ये किस भाषा का महाकाव्य है? ये तमिल भाषा में लिखित महाकाव्य है शिल्पादिकारम। इसके बाद में है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी, जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति भी बोल सकते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है वो हरिसेन ने की थी। और प्रयाग प्रशस्ति की जो रचना है ये संस्कृत भाषा में हुई थी। और हरिसेन जो व्यक्ति थे, हरिसेन ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के जो है राज कवि थे, राज्य के जो है राज कवि थे हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के। और एक क्वेश्चन है कि बिना सिर वाली कुषाण शासक की एक मूर्ति किस पत्थर से बनी है? जो जिसका सिर नहीं है, अपने चैप्टर में इस दूसरे चैप्टर में एक मूर्ति दिखाई गई है, तो वो कौन से पत्थर से बनी हुई है? बलुआ पत्थर से जो है उस कुषाण शासक की मूर्ति बनी है, जिसका सिर जो है उस मूर्ति में नहीं है। बलुआ पत्थर से बनी हुई है एक कुषाण राजा की मूर्ति। सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? गिरनार में स्थित है सुदर्शन झील। गिरनार आपके गुजरात में सुदर्शन झील स्थित है। इस सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसके एक राज्यपाल ने पुष्यगुप्त वैश्य ने जो है इसका क्या किया था? निर्माण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के एक राज्यपाल थे आपके गिरनार के ही सौराष्ट्र प्रांत के, गुजरात के जो गवर्नर थे, उन्होंने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में। और सुदर्शन झील किसी कारण से टूट गई थी, तो सुदर्शन झील का जो पुनरुद्धार है यानी जीर्णोद्वार है ये किसने करवाया था? किस शक शासक ने करवाया था? तो रुद्रदामन। और किस गुप्त शासक ने करवाया था? तो स्कंदगुप्त। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। शक शासक रुद्रदामन ने भी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था, और गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी जीर्णोद्वार करवाया गया था। कौन सी खाली जगह है? जातक नामक एक कहानी में बताया कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार दुखी रहती थी।
जातक कथाएं क्या होती है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो कथाएं होती है उसको बोलते हैं जातक कथाएं। और जातक कथाएं कई जो है अलग अलग भागों में लिखी हुई है। उसी का एक भाग है गंध तिंदु जातक। जातक कथा का ये एक भाग है गंध तिंदु जातक। और इसमें ये कहानी मिलती है कि जो एक राजा था वो प्रजा को किस प्रकार दुखी करता था, यानी उनसे ज्यादा टैक्स वसूलता था वगैरह वगैरह। इस जातक कथा में लिखा हुआ है। गंध तिंदु जातक में जो है एक कहानी सी है इसमें कि एक कुटिल राजा की जो प्रजा है वो दुखी रहती थी। राजा जो है उस पर अत्याचार करता था, टैक्स ज्यादा लगाता था। जातक कथाएं जो है ये पहली सहस्त्राब्दी यानी लगभग 100 ईस्वी, 1000 जो ईस्वी है, पहली सहस्त्राब्दी के मध्य में जो है लिखी गई थी। और लिखी किस में गई थी, पाली भाषा में। मध्य में यानी कि लगभग 500 या 600 500 ईसा पूर्व में जो है ये ईस्वी में जो है लिखी गई थी। पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य, यानी कि जब महात्मा बुद्ध का टाइम पीरियड तो बहुत ही पहले का है, तो उस समय ये नहीं लिखी गई, उससे बहुत बाद में जो है लिखी गई थी। पंचतंत्र नामक एक ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है? पंचतंत्र ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के जो लेखक हैं वो है आपके विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति जो है आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध जो है विधि ग्रंथ यानी कानून वाला जो ग्रंथ है वो है। इसमें कानूनी जानकारी जो है दी गई है कानून के बारे में। तो सबसे प्रसिद्ध जो विधि ग्रंथ है आरंभिक यानी प्राचीन भारत का जो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वो कौन सा है? मनुस्मृति। पाली भाषा में खाली जगह शब्द का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। किस शब्द का प्रयोग जो है पाली भाषा में किया जाता था? छोटे किसानों और जमींदारों के लिए। तो छोटे किसानों और जमींदारों के लिए जो है गृहपति शब्द मिलता है। ये पाली भाषा का शब्द है गृहपति, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटे किसान और जमींदार। प्राचीन तमिल साहित्य जिसको हम बोलते हैं संगम साहित्य, प्राचीन तमिल साहित्य को हम क्या बोलते हैं? संगम साहित्य। संगम साहित्य में किन किन ग्रामीण वर्गों का जो है उल्लेख मिलता है? यानी बहुत सारे ग्रामीण वर्गों का उल्लेख मिलता है तमिल साहित्य यानी कि संगम साहित्य में। तो कौन कौन से हैं? उसमें से वेलालर जिसको हम बोलते हैं बड़े जमींदार, हलवाहा हल चलाने वाले उलवर, दास यानी नौकर जो होते हैं उसको बोलते हैं अणिमई। तो तमिल साहित्य में इन तीनों का उल्लेख मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जो है सही है। उपयुक्त सभी क्या है? सही है। वेलालर भी तमिल साहित्य में मिलता है। जो ग्रामीण वर्ग हैं, जमींदार वर्ग, हल चलाने वाले जो किसान हैं उनका वर्ग और दास वर्ग, ये सभी वर्गों के जो है उल्लेख मिलता है। हर्षचरित्र एक किताब का नाम सुना होगा। हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? तो बाण भट्ट ने की थी हर्षचरित्र की रचना। और इस ये जो हर्षचरित्र है ये किसके ऊपर लिखी गई है? यानी कि इसमें जो हर्षवर्धन शासक है, कन्नौज का शासक हर्षवर्धन, इसके इसकी जीवनी जो है इसमें लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन की जीवनी लिखी गई। इसका सही आंसर क्या है? हर्षचरित्र की जो रचना है वो बाण भट्ट ने की थी। हर्षवर्धन कहाँ का राजा था? हर्षवर्धन जो है आपके कन्नौज का राजा था। और हर्षचरित्र किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी किसकी थी? जो राजा था हर्षवर्धन उसकी जीवनी थी। और बाण भट्ट जो है हर्षवर्धन का क्या था? बाण भट्ट हर्षवर्धन का बाण भट्ट जो है आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन जो था वो कहाँ का था भाई? हर्षवर्धन जो है आपके कन्नौज का राजा था। प्रभावती गुप्त नाम सुना होगा आपने। गुप्त वंश में एक महिला थी। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। और इसका जो विवाह है वो वाकाटक वंश में हुआ था, वाकाटक परिवार में। जब इसके पति की मृत्यु हो गई थी तब वह वहां की रानी बनी थी और इसने बहुत सारे जो है दान दिए थे। ये एक महान शासिका जो है रही थी वाकाटक वंश में। तो प्रभावती गुप्त का जो विवाह हुआ है वो किस वंश में हुआ था? तो वाकाटक वंश या वाकाटक परिवार में जो है इसका विवाह हुआ था। जो खाली जगह है का क्वेश्चन है कि उस भूभाग को क्या कहते हैं जो ब्राह्मणों को जो है दान में दी जाती है? यानी ब्राह्मणों को दान किया जाता था। कौन सा भूभाग? अग्रहार। इसको अग्रहार बोलते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। तो अग्रहार किसको बोलते हैं? जो भूभाग, ऐसे भूभाग जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था उसको बोलते हैं अग्रहार। क्वेश्चन है श्रेणी किसे कहा गया है? तो उत्पादकों और व्यापारियों के जो संघ होते थे, समूह, उनको बोला जाता था श्रेणी। तमिल भाषा में और प्राकृत में सत्वा और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। यानी कि जो बड़े व्यापारी होते थे, सफल व्यापारी,
उनको क्या बोला जाता है तमिल भाषा में, और प्राकृत भाषा में जिसको हम बोलते हैं सत्वा और सेठी। तो तमिल भाषा में जो सफल व्यापारी हुए हैं, जो बड़े बड़े बाद में बड़े धनी हो गए, अमीर बन गए, तो उनको तमिल भाषा में कहा जाता है मस्तुअन। बड़े बड़े व्यापारियों को, जो सफल व्यापारी थे जो बाद में अमीर बन गए, उनको तमिल भाषा में मस्तुअन और प्राकृत में सतवा या सेठी के नाम से जो है जाना जाता था। प्राकृत में इन बड़े व्यापारियों को क्या कहा जाता था, जो सफल व्यापारी थे बाद में अमीर बन गए, तो प्राकृत में सतवा और सेठी, और तमिल भाषा में इनको बोला जाता था मस्तुअन। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? यानी अब राजा जो खुद है अपनी उन सिक्कों पर प्रतिमा भी, अपनी खुद की फोटो भी लगाई और साथ में जो है अपना नाम भी लिखा। नाम खुदवाने वाले जो शासक थे सिक्कों पर, वो सबसे पहले किसने खुदवाए थे, ऐसे सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद यूनानी शासकों ने जो है ऐसे सिक्के चलाए थे, जिस पर अपना जो अपनी खुद की प्रतिमा भी लगाई और साथ में अपने नाम भी जो है उस पर लिखाए। सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में किन शासकों ने जारी किए थे? तो सबसे पहले जो है सोने के सिक्के है वो बड़े पैमाने पर कुषाण शासकों ने जारी करवाए थे, और ये कुषाण शासकों ने जो जारी किए थे ये सोने के सिक्के, ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है जारी किए थे। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र। और अब पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो अभिलेख शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र। सोने के सबसे भव्य सिक्के यानी कि सबसे शानदार सिक्के, सोने के जो है शुद्ध सोने के सिक्के, भव्य सिक्के जो है वो किन शासकों ने जारी किए थे? तो गुप्त शासकों ने जो है सोने के भव्य सिक्के, सबसे भव्य सिक्के जो है जारी किए थे। ब्राह्मी लिपि की खोज किसने और कब की थी? ब्राह्मी लिपि की खोज जो है वो 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने की थी। जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी 1838 में, 1830 के दशक में। चलिए कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ले लेते हैं। बदलता हुआ देहात यानी ग्रामीण जो है किस प्रकार बदल रहा है? नगरों की बात तो हम कर ही रहे थे, 16 महाजनपद। इस पर जो मेनली जो आपके 16 महाजनपद हैं उनको मानचित्र में किस प्रकार दर्शाना है, उसके लिए भी हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। आज के लिए कुछ बड़े बड़े जो प्रश्न हैं इसको आज की क्लास में पूरे खत्म कर देते हैं, फिर एक महाजनपद का यानी मैप का जो एक आपकी क्लास रहेगी वो अलग से कर लेंगे। सबसे पहले तो जनता में राजा की जो छवि थी यानी ग्रामीण जो जनता थी वहां, उसमें राजा की छवि किस प्रकार की थी? आरंभिक क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि आरंभिक जो राज्य थे, आरंभिक राज्यों में जो राजा की छवि थी वो जनता में किस प्रकार की थी, या राजाओं के बारे में आरंभिक जो राज्य है उसमें जनता जो है राजाओं के बारे में क्या सोचती थी, राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी, यानी राजा की इमेज जो है उस समय किस प्रकार की थी। तो इसकी जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? जातक कथाएं नाम सुना होगा आपने, और साथ ही पंचतंत्र जैसे ग्रंथों से मिलती है। और अभी दोनों की हमने बात की थी। पंचतंत्र की रचना जो है विष्णु शर्मा ने की थी, और जातक जो कथाएं हैं इसमें आपके भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं उसका 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 जो है वर्णन किया गया है उसमें। ये कहानियां जो है मौखिक थी, यानी कि इनको पहले लिखा हुआ नहीं था, ये सिर्फ जो सुनने में आ रही थी परंपरागत तरीके से मौखिक थी, और बाद में इसको जो है लिखा गया था। बाद में जो है इन कहानियों को सुनने के आधार पर जो है लिखा गया था। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी के मध्य में पाली भाषा में जो है लिखी गई थी, यानी पाली भाषा जो है ये जातक कथाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये पाली भाषा में लिखी गई। बौद्ध धर्म के जो अधिकतर ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इसी से संबंधित अभी हमने क्वेश्चन भी देखा था कि गंध तिंदु जातक कथा में प्रजा के दुख के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रजा जो किस प्रकार दुखी थी राजा से, उसकी जो जानकारी है वो हमें किस कथा से मिलती है? गंध तिंदु जातक कथा से। जातक कथाओं से पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच जो संबंध थे वो तनावपूर्ण थे, यानी अच्छे नहीं थे दोनों के बीच संबंध। और इसका प्रमुख कारण यह था कि राजा जो है अपने खजाने को भरने के लिए प्रजा पर बड़े बड़े जो है टैक्स लगाता था, इसलिए जो किसान लोग थे, जो प्रजा थी, सामान्य प्रजा, वो राजा से नाराज रहती थी। इस संकट से बचने के लिए किसान क्या करते थे? जंगल की ओर भाग जाते थे। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने क्या किया भाई? किसानों ने उपज बढ़ाने के लिए तरीके ढूंढने शुरू कर दिए। किसानों ने कहा कब तक भागते रहेंगे, यदि राजा लोग जो हमसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं तो हम भी अपनी उपज जो है वो ज्यादा अन्न प्राप्त करने के लिए कुछ जो है तरीके ढूंढ लेते हैं। तो उन्होंने तरीके ढूंढने शुरू कर दिए ताकि उनकी जो है
पैदावार अच्छी हो और ज्यादा हो, ताकि वो टैक्स भी जो है चुका सके। तो इसी से संबंधित हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ सकता है कि प्रजा ने जो है वो उपज बढ़ाने के कौन कौन से जो है तरीके अपनाए थे, यानी कि इस काल में आरंभिक जो काल था हमारा प्राचीन भारत का 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य में। तो इन्होंने क्या किया भाई, उपज बढ़ाने के तरीके। तो उपज बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहला तो हल का प्रयोग किया। उपज बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उपज बढ़ाने के लिए इन्होंने हल का जो है प्रयोग किया। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जो जहां पर ज्यादा वर्षा होती थी, वहां पर लोहे की फाल वाले हलों से जो है खेती की जुताई की जाने लगी। यानी कि ज्यादा जो बारिश होती थी वो गंगा और कावेरी घाटी, जो गंगा घाटी वाला क्षेत्र है, कावेरी नदी जहां बहती है, वहां पर जो है ज्यादा वर्षा होती थी। तो वहां पर उन्होंने जो है हल हल में किसका, पहले लकड़ी के ही होते थे हल, तो उसमें लोहे की फाल लगा दी, ताकि जो है वो आसानी से, ज्यादा उस पर दबाव नहीं देना पड़े, लोहा जो है जमीन के अंदर आसानी से धंस जाए। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इन किसानों ने क्या किया भाई, लोहे की फाल वाले खेत हलों से जो है खेती करनी शुरू की। और गंगा घाटी में धान की रोपाई से उपज में जो है क्या हुई भाई, भारी वृद्धि होने लगी। और पर्वतीय क्षेत्र में खेती के लिए कुदाल का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि वहां पर जो है पर्वतीय जो क्षेत्र है, वहां पर जो है फिर अच्छा ही हथियार चाहिए, तो कुदाल का प्रयोग किया गया। यानी सामान्य जो औजार हैं वो तो उसके सामने नहीं टिक पाएंगे, तो कुदाल जो है वो एक अच्छा हथियार है। तो कुदाल से जो है वो इसका प्रयोग करते थे। कुओं और तालाबों और नहरों से क्या करते थे, सिंचाई करते थे। यानी नई जो तकनीक है उसका प्रयोग किया इन्होंने। नहरों का सिंचाई करने के लिए सिर्फ वर्षा पर ही निर्भर नहीं थे, साथ में कुओं से, तालाबों से और नहरों से इनकी सिंचाई भी जो है की जाती थी। राजा या प्रभावशाली जो लोग थे वो इन सिंचाई के साधनों का निर्माण करते थे। उन्होंने अपने कामों का जो उल्लेख है वो अभिलेखों में भी करवाया था। ग्रामीण समाज में कौन कौन सी विभिन्नताएं थी ये भी देख लेते हैं। खेती की नई तकनीक से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसका लाभ जो है वो सबको समान नहीं मिला, सबको थोड़ी मिलेगा। इस बात के प्रमाण भी मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में भेद जो है वो बढ़ता जा रहा था। बहुत जो कथाएं हैं उसमें भूमिहीन किसानों, छोटे किसानों और बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में छोटे किसानों और जमींदारों के लिए कौन से वर्ड का प्रयोग मिलता है, गृहपति, यानी कि घर का जो मुखिया होता है वो शब्द का प्रयोग जो है इसमें मिलता है। बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान ताकतवर माने जाते थे, जो किसानों पर जो है नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद वंशानुगत होता था। तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का जो है उल्लेख मिलता था। वो कौन कौन से लोग थे, यानी तमिल जो संगम साहित्य है इसमें गांव के विभिन्न ग्रामीण जो वर्ग हैं उनके विभिन्न वर्गों का उल्लेख मिलता है, जिसमें वेलालर ले कट गया, वेलालर जिसको हम बोलते हैं बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर जो हल चलाने वाले हैं, और दास या अणिमई यानी भूमिहीन मजदूर जो है, इन सभी का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। यानी किस कौन से ग्रंथ में, तमिल जो साहित्य है यानी कि संगम साहित्य, तमिल साहित्य को क्या बोलते हैं, संगम साहित्य। इसमें गांव के विभिन्न वर्गों का उल्लेख मिलता है, जिसमें बड़े जमींदार को वेलालर कहा गया, और जो हल चलाने वाले किसान थे हलवाहा या उलवर कहा गया, और जो भूमिहीन मजदूर थे उनको कहा गया दास या अणिमई। यह भी संभव है कि इन विभिन्नताओं का आधार भूमि का स्वामित्व, श्रम तथा नई तकनीक का उपयोग रहा है। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व जो है वो महत्वपूर्ण हो गया था, जिसकी जानकारी जो है विधि ग्रंथों से भी मिलती है, जो कानूनी ग्रंथ है उससे भी इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद में है भूमिदान। भूमिदान के स्रोत और क्या प्रभाव रहे इसको देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भूमिदान पर क्वेश्चन आ सकता है। ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण जो है वो मिलते हैं, यानी कि 1 ईस्वी के बाद में जो है इसकी आरंभिक यानी 100 ईस्वी 200 ईस्वी शुरुआत से जो है इसके भूमिदान के जो है प्रमाण मिलते थे कि भूमिदान जो है बड़े स्तर पर दिया जाता था। भूमिदान से संबंधित जो है अभिलेख भी हमें मिले हैं, जो पत्रों और ताम्र पत्रों पर जो है खुदे होते थे। इन्हीं के आधार पर हम कहते हैं कि भूमिदान जो है किए जाते थे, भूमिदान में जो है दी जाती थी। ज्यादातर अभिलेख जो है ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं,
और ताम्रपत्र भूमिदान पाने वाले लोगों को सबूत के रूप में भी दिया जाता था। यानी जिसको भूमिदान में दी उसको ताम्रपत्र भी दे देते थे साथ में कि हाँ इसको ये भूमि, सबूत भी होना चाहिए इसको, नहीं तो कोई किसी को भूमि दे दी और कोई दूसरे ने पूछ लिया ये तेरे पास भूमि कहाँ से आई, ये तो उसकी थी, तो फिर वो ताम्रपत्र जो है सबूत के रूप में दिखाया जाता था कि ये मुझे भूमि जो है दान में मिली है। भूमिदान प्राय धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को जो है दिए गए थे। भूमिदान जो है ज्यादातर किसको दी जाती थी, जो धार्मिक संस्थाएं होती थी या ब्राह्मण लोगों को जो है भूमियां दान दी जाती थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं का भूमि पर अधिकार नहीं था। धर्मशास्त्रों में जो ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखे थे इनमें ऐसा लिखा है कि भूमि पर महिला का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त, अभी जिसकी हमने बात की थी, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री, जिसका जो विवाह है वो वाकाटक परिवार में हुआ था। प्रभावती जो गुप्त है ये भूमि की स्वामी थी। यानी कि धर्मशास्त्र ऐसा कहते हैं कि महिलाओं का भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन एक अभिलेख से हमें यह भी पता चलता है कि प्रभावती गुप्त जो महिला थी वो भूमि की स्वामी थी और उसने भूमि दान भी किया था। यानी उस पर सिर्फ भूमि नहीं थी, उसके पास बहुत सारी भूमि थी, उसमें से अपनी भूमि का इसने दान भी किया था। इसका कारण यह हो सकता है कि वह एक रानी थी और उसके पास शायद कुछ ज्यादा अधिकार रहे हो। ये तो एक उदाहरण जो है विरले ही जो है मिलता है। प्रभावती जो गुप्त है वो आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और ससुराल जो इसका था वो दक्षिण में वाकाटक परिवार में था, दक्कन में, यानी पश्चिम जो पश्चिमी और मध्य भारत का जो इलाका है दक्कन वहां पर था, दक्षिण में नहीं, दक्षिण से थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा। भूमिदान संबंधी जो अभिलेख हैं उनमें भूमिदान के संबंध में मिलने वाली जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं वो किस प्रकार की रही है। क्षेत्रीय असमानताएं तो विभिन्न क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि में अंतर पाया जाता है। कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं बहुत बड़े दान में जो है दिए गए थे। यानी कि भूमि के किसी किसी को तो छोटे टुकड़े दान में दिए गए हैं, किसी को तो बहुत ज्यादा जो भूमियां हैं वो दान में दी गई थी, तो क्षेत्रीय अंतर मिलता है। भूमिदान पाने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय अंतर जो है वो मिलते हैं। भूमिदान के क्या कारण रहे हैं और प्रभाव क्या थे, इसमें इतिहासकारों की विभिन्न मतों को जान लेते हैं। भूमिदान नए क्षेत्रों में कृषि के विस्तार की एक नीति थी। यानी कि जब किसी के पास ज्यादा भूमि होती थी तो वो अपनी खेती जो है उस पर पूरी नहीं कर पाता था, इसलिए वो अपनी भूमि को दान में दे देता था ताकि उस भूमि पर क्या हो गई, कृषि हो सके। जब किसी राजा का अपने सामंतों पर नियंत्रण ढीला पड़ जाता था तो वह भूमिदान देकर अपने लिए नए समर्थक जो है जुटाता था। यानी उसके किसी राजा के जो समर्थक कम हो गए हैं तो वो किसी अन्य लोगों को जो है भूमिदान में देकर उसको अपना समर्थक बना लेता था। कुछ राजा भूमिदान देकर अपनी शान और शक्ति का जो है आडंबर प्रस्तुत करते थे, दिखावा करते थे। भूमिदान से राज्य तथा किसानों के बीच जो है संबंध की झलक मिलती है। यानी राजा और किसानों के मध्य जो है अच्छा संबंध है, इसी संबंध को बनाए रखने के लिए ये भूमियां जो है दान की जाती थी। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का जो है नियंत्रण नहीं था। इसमें कौन थे, पशुपालक, संग्राहक, यानी जो संग्रह करके शिकार करके संग्रह करते हैं उसका, और शिकारी हो गए, मछुआरे हो गए, और शिल्पकार, और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले जो लोग हैं ये शामिल थे। नए संभ्रांत वर्ग, जो संभ्रांत वर्ग यानी जो अमीर वर्ग हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अभिलेखों से हमें ग्रामीण समाज का भी पता चलता है, इसमें ब्राह्मण, किसान और अन्य वर्ग भी जो है शामिल थे। अन्य नए संभ्रांत ग्रामीणों में भी संभ्रांत जो वर्ग के लोग हैं ग्रामीणों में, उनके बारे में, ये राजाओं या उनके प्रतिनिधियों को वस्तुएं प्रदान करते थे। यानी राजाओं को भी अपनी वस्तुएं कुछ दे देते और प्रतिनिधियों को भी, राजाओं के जो प्रतिनिधि होते थे उनको भी ये अपनी वस्तुएं प्रदान करते थे। इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन होता था, पालन करना होता था, और उन अपने भुगतान जो है उससे ही देने पड़ते थे। इन लोगों को, ये जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं, ये नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करते थे और अपने भुगतान भी इन्हीं प्रधानों को जो है देते थे। अब जो ये बड़े बड़े नगर हैं, जो नए नगर हैं, इनमें व्यापार किस प्रकार का था उसको देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदय होने वाले जो नगर हैं, पहले उनकी विशेषताएं देख लेते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन कौन से नगर जो है अस्तित्व में आए थे। विशेषकर महाजनपद जो 16 जिनकी संख्या थी उनके बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में नगरों का जो है वो विकास हुआ था। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अधिकांश नगर जो है वो महाजनपदों की राजधानियां थी। यानी जो महाजनपद 16 हमने पढ़े थे उनकी जो राजधानियां जहां पर बसी थी वो जो है बड़े बड़े नगर हुए। लगभग सभी जो नगर थे ये संचार मार्गों पर जो है
बसे हुए थे, यानी यातायात और व्यापार मार्ग पर बसे हुए थे। जैसे पाटलिपुत्र नगर नदी मार्ग के किनारे पर बसा हुआ था। उज्जैनी नगर भूतल यानी सड़क मार्ग के किनारे बसा हुआ था। पुहार नगर ये समुद्र तट पर बसा था, जहां से समुद्री मार्ग शुरू हुए। ये प्रमुख नगर हैं जो मतलब विभिन्न जो स्थल हैं, यानी नदी मार्ग, सड़क मार्ग और समुद्र तट पर बसे हैं, यानी समुद्री मार्ग पर तो ये बसे हुए थे। और मथुरा जैसे अनेक नगर व्यवसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत जो है केंद्र थे। अब इन नगरों में कौन कौन सी जनसंख्या थी, संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार किस प्रकार के रहे उसको देख लेते हैं। पुरा स्थलों से विभिन्न प्रकार के शिल्पों के पुरावशेष मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर कटोरे और थालियां मिली हैं, और जिन पर चमकदार कलई जो है चढ़ी हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र यानी उत्तरी काले चमकीले पात्र। मार्जित यानी चमकीले, कृष्ण यानी काले, उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ये सारे जितने भी बर्तन मिले हैं जो पुरा स्थलों से हमें शिल्प के, यानी ये छोटी छोटी चीजें जो बनाई जाती थी शिल्पकारों द्वारा, इनका उल्लेख जो है मिले हुए हैं। इनको क्या कहा जाता है, सभी को उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। शायद इसका उपयोग कौन लोग करते थे, अमीर लोग जो है किया करते थे होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथीदांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थ के बने आभूषण, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टियां जो है वो मिली हैं। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में कई नगरों से छोटे छोटे दानात्मक अभिलेख भी मिले हैं, यानी जिस पर दान का उल्लेख किया गया है। इनमें धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का भी विवरण जो है मिलता है। इसमें दान देने वाले व्यक्ति के नाम के साथ साथ उसके व्यवसाय, यानी वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके व्यवसायी काम का भी जो है उल्लेख मिलता है। इसमें नगरों में रहने वाले विभिन्न शिल्पियों, अधिकारियों, व्यापारियों तथा राजाओं का विवरण मिलता है, जैसे धोबी, बुनकर, लिपिक, लिखने वाला, बढ़ई, कुमार, सोनार, लोहार आदि। अनेक शिल्पकार और व्यापारी जो है अपने संघ बनाने लगे। उनको हमने नाम दिया है श्रेणी। इन श्रेणियों का काम क्या होता था, कच्चा माल खरीदना और तैयार माल को कहां पर बेचना, बाजारों में बेचना। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोह उपकरणों का जो है प्रयोग किया था। यानी ये शिल्पकार क्या करते थे, नगर में रहने वाले जो अमीर लोग थे उनकी मांग को पूरा करते थे। तो इनकी मांग को पूरा करते करते इन्होंने लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग जो है अत्यधिक कर लिया था। उपमहाद्वीप में और उसके बाहर के व्यापार मार्ग, भारत में और भारत से बाहर के जो व्यापारिक मार्ग हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं, यानी व्यापार किस प्रकार का था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्ग और भूमार्ग जो है विकसित हो चुके थे। यह कई दिशाओं में फैला हुआ था। भूमार्ग मध्य एशिया तथा उससे भी आगे तक जो है जाते थे। जल मार्ग समुद्र तट पर स्थित कई बंदरगाहों से अरब सागर होते हुए उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिम एशिया तक जो है फैल गया था। बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग जो है वो चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। शासक जो राजा लोग थे वो इन मार्गों पर क्या करते थे, व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे टैक्स वसूलते थे। इस प्रकार शासक जो है इन मार्गों पर अपना नियंत्रण करने के प्रयास में रहते थे। राजा लोग भी क्या करते थे, इन पर अपना नियंत्रण जो है वो स्थापित करते थे। और ये विभिन्न जो मार्ग हैं ये कई दिशाओं में फैले हुए थे। विभिन्न व्यापारी, इन मार्गों पर चलने वाले जो व्यापारी थे उनमें पैदल व्यापारी भी थे, फेरी लगाने वाले, और बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी भी शामिल थे। और ये सारे जो लोग हैं ये समुद्री मार्ग से यात्रा करते थे। ये यात्रा खतरनाक तो थी लेकिन फायदा भी होता था इससे। और तमिल भाषा में इन जो सफल व्यापारी थे जो बहुत ज्यादा धनी हो गए थे बाद में, उनको तमिल भाषा में कहा जाता है मस्थुवन, और प्राकृत भाषा में सत्वा या सेठी कहा जाता है। आयात निर्यात की बात कर लेते हैं। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उनसे बने जो उत्पाद हैं, साथ ही पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटियां आदि अनेक प्रकार के जो पदार्थ हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों, कपड़ों और जड़ी बूटियों की भई मांग थी। तो ये सारी जो चीजें हैं, मसाले, काली मिर्च, कपड़े, जड़ी बूटियां, ये सारी यहां से रोमन साम्राज्य में जाती थी भारत से। इन वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते जो है भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। सिक्के और राजा,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में चांदी और तांबे के आहत सिक्के जो हैं वो सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। यानी आहत सिक्के जो प्राचीन सिक्के थे, तांबे और चांदी के आहत सिक्के, जिसको हम पंचमारक भी बोलते हैं। सिक्के के चलन से व्यापार जो है यानी लेन देन आसान हो गया। ये सिक्के खुदाई में मिले हैं जिन पर प्रतीकों को आहत करके जो है बनाया जाता था, यानी ठप्पा लगाकर बनाया जाता था। इन सिक्कों को किसने जारी किया? तो राजाओं ने जारी किया। यह भी हो सकता है कि व्यापारियों और धनी लोगों ने भी चाहे कुछ सिक्के जारी किए होंगे। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे? तो अभी हमने बात की थी हिंद यूनानी शासकों ने। ये जो हिंद यूनानी शासक थे ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर क्या करते थे? शासन करते थे। सोने के सबसे पहले सिक्के प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुषाण शासकों ने जारी किए थे। इनका जो आकार था इन सोने के सिक्कों का और वजन, भार और आकार दोनों ही रोम में ईरान के सिक्कों के समान था। यानी जिस प्रकार ईरान में सिक्के चलते थे उसी प्रकार जो है आकार और वजन में कुषाणों के सिक्के थे। महंगी वस्तुओं के लेन देन में सोने के सिक्कों का जो है प्रयोग किया जाता था। कोई भी ज्यादा महंगी वस्तु है तो उसका जो है प्रयोग किसमें करते थे भाई? सोने के सिक्कों से जो है महंगी वस्तुएं खरीदते थे। दक्षिण भारत में बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं। इससे पता चलता है कि व्यापार जो है वहां दूर दूर तक था, यानी दक्षिण भारत में भी था। मतलब रोमन सिक्के मिले हैं तो रोमन लोगों के साथ भी जो है व्यापार था हमारा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में योद्धेय शासकों, कौन थे योद्धेय शासक? पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में। तो इन योद्धेय शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। इससे उनकी व्यापार में रुचि और सहभागिता भी दिखाई देती है कि ये भी जो है व्यापार करते थे। सोने के सबसे आकर्षक सिक्के यानी कि सबसे भव्य सिक्के जो है वो किसने जारी किए थे? गुप्त शासकों ने जारी किए थे। इन सिक्कों से व्यापार विनिमय आसान था और राजाओं को भी जो है इसमें लाभ होता था। छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? क्या कारण रहे हैं कि छठी शताब्दी ईस्वी से सोने के सिक्के जो है मिलने कम हो गए थे? इस काल में कुछ आर्थिक संकट आ गया था। आर्थिक संकट के कारण जो है सोने के सिक्के मिलने कम हो गए और रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सुदूर व्यापार में भी कमी आई। यानी जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया तो फिर दूर दूर जो पहले व्यापार होता था उसमें कमी आई। इस क्षेत्र में नए नगरों और व्यापार के नए तंत्रों का जन्म हुआ और सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि सिक्के प्रचलन में थे, किसी ने उनको संग्रह करके नहीं रखा था। इसके बाद में है अभिलेख। अभिलेखों के बारे में, अभिलेखों का अर्थ जो है वो कैसे निकाला जाता था? ब्राह्मी लिपि का जो है अध्ययन। किस प्रकार अभिलेखों का हमने अर्थ निकाला? तो सबसे पहले इसके लिए हमने उसकी लिपि को पढ़ना जरूरी था, यानी कि ब्राह्मी लिपि का हमने अध्ययन शुरू किया। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयोग होने वाली जो लगभग सभी लिपियां हैं उन सभी लिपियों की जो मूल लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। यानी लिपियों की जननी हम इसको कह सकते हैं ब्राह्मी लिपि को। और ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है वो कहां पर मिलता है? अशोक के अभिलेखों में मिलता है। 18वीं सदी के यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय विद्वानों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की पहचान प्राचीन अक्षरों के नमूनों से तुलना शुरू की। यानी कि जो हमारी वर्तमान की जो बंगाली और देवनागरी लिपियां हैं इनके जो अक्षर हैं इन अक्षरों का मिलान ब्राह्मी लिपि से करना शुरू किया। शुरू में विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, यानी कि जो ब्राह्मी लिपि लिखी थी शुरू में इन्होंने अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखी है, जबकि प्राचीन अभिलेख वास्तव में कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। प्राचीन जितने भी अभिलेख थे वो कौन सी भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। फिर लंबे प्रयास के बाद में जो है 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाल लिया था, यानी कि उसकी खोज कर ली थी। ब्राह्मी की लिपि के बाद में ख्रोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया? तो पश्चिम उत्तर के अभिलेखों में ख्रोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था पश्चिम उत्तर भारत में। और इस क्षेत्र में शासन करने वाले हिंद यूनानी राजाओं जिसका शासनकाल था दूसरी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, इनके द्वारा बनवाए गए सिक्कों में राजाओं के नाम भी मिलते हैं, साथ ही यूनानी और ख्रोष्टी भाषा में लिपि में जो है ये लिखे गए थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने भी क्या किया भाई? अक्षरों का मिलान किया और जेम्स प्रिंसेप ने ख्रोष्टी लिपि में लिखे
अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत भाषा जो है उसके रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना क्या हो गया, आसान हो गया। तो खरोष्टी और इन दोनों लिपियों को किसने पढ़ा, ब्राह्मी और खरोष्टी को जेम्स प्रिंसेप ने। अभिलेखों में ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त करना। इतिहासकार और अभिलेख शास्त्री अशोक के अभिलेखों से ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं वो किस प्रकार प्राप्त करते थे, इसकी विवेचना कीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अशोक के एक अभिलेख स्रोतदस में उसका नाम मिला है, किसका, अशोक का। अशोक का एक अभिलेख है जिसमें अशोक का उसका नाम नहीं मिला है, अशोक का खुद का नाम नहीं मिला है, बल्कि उसके द्वारा अपनाई गई उपाधियों का उल्लेख मिलता है। अशोक ने जो उपाधियां अपनाई थी उसका नाम मिलता है, अशोक का खुद का नाम नहीं मिलता है स्रोतदस वाले अभिलेख में, जिसमें से दो उपाधियां हैं, एक है देवानाम प्रिय और दूसरी है प्रियदर्शी। देवानाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर मनोहर मुखाकृति वाला। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है, हालांकि इसमें नहीं मिला है अशोक का नाम, लेकिन अन्य अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है, जिसमें जो है उनकी उपाधियां भी लिखी है, यानी जहां पर अशोक का नाम लिखा है वहां पर ये उपाधियां भी मिली है। तो इतिहासकारों ने अनुमान लगा लिया कि ये उपाधियां भी किसकी होगी, अशोक की रही। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद यह पता चला कि उनके विषय, शैली, भाषा और लिपि में क्या है, समानता है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। तो वो एक शासक कौन हो गया, अशोक। अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्रित करने की व्यवस्था नहीं की थी, यानी अशोक से पहले के शासकों ने जो है इस प्रकार के अभिलेख जो है नहीं खुदवाए थे। इस प्रकार विद्वानों को इन अभिलेखों का अध्ययन करने के बाद पता लगाना पड़ता है कि अशोक ने अपने अभिलेखों में जो कहा है वह कहां तक सही है। अभिलेख शास्त्री अभिलेखों के कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसा करके वो वाक्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए करते हैं ऐसा, और इस जिससे लेखक का जो मूल अर्थ है वो बदल नहीं जाए। भाई वो लेखक क्या लिखना चाहता है उसका अर्थ बदल नहीं जाए, इसके लिए वो ब्रैकेट का इस्तेमाल जो है करते थे। ब्रैकेट यानी कि ऐसे ब्रैकेट में लिखते थे। अशोक के जो अभिलेख हैं, स्रोत जो 11 है, उसकी व्याख्या उसमें क्या लिखा है, कलिंग युद्ध की वेदना के रूप में की जाती है। यह अभिलेख उसकी युद्ध के प्रति मनोवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाती, यानी कलिंग युद्ध के बाद में किस प्रकार अशोक ने जो है युद्ध नीति को त्याग कर धर्म घोष को अपना लिया था, उसकी जो बदलती मनोवृत्ति है उसका इसमें जिक्र किया गया है। अशोक के अभिलेख आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, आधुनिक उड़ीसा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसकी वेदना को दर्शाने वाला अभिलेख वहां नहीं मिला है। मतलब कलिंग युद्ध की जीत उस क्षेत्र के लिए इतनी दर्दनाक थी कि राजा इस मुद्दे पर कुछ कह नहीं सका। अभिलेख साक्ष्य की सीमा, अभिलेखों से जानकारियां प्राप्त करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको भी देख लेते हैं। जिन अभिलेखों पर अक्सर हल्के खुदे होते हैं तो उन्हें क्या होता है, पढ़ना कठिन होता है। अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं। तो जानकारियां मतलब कौन कौन सी कठिनाइयां हो सकती है, हमें कौन कौन सी कठिनाई है, तो भाई जो अक्सर हल्के होंगे तो उनको पढ़ना कठिन होगा। अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्सर लुप्त हो जाते थे, और अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ को जान पाना भी सदैव जो है आसान नहीं होता है, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से जुड़े होते थे। अभिलेख हजारों की संख्या में मिले हैं, लेकिन सभी के न तो अर्थ निकाले जा सके हैं और न ही उनके अनुवाद किए गए हैं। अनेक अभिलेख और भी रहे होंगे जिनका अस्तित्व ही मिट गया, इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वे कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। यानी बहुत सारे अभिलेख लिखे गए होंगे जिनमें से बहुत सारे अभिलेख नष्ट हो गए, ज्यादा अभिलेख नष्ट हो गए हैं, कुछ ही बचे हैं। अभिलेख साक्ष्य की एक और मौलिक समस्या यह है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें इनमें अंकित किया ही गया हो यह जरूरी नहीं है। जैसे अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य लिखे हुए होते हैं, क्योंकि अभिलेखों में बड़े और विशेष अवसरों का वर्णन मिलता है। अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार प्रकट करते हैं जो उन्हें बनवाते हैं, इसलिए वास्तविकता जानने के लिए इन अभिलेखों का आलोचनात्मक अध्ययन करना आवश्यक है। इस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेखों से नहीं निकाला जा सकता। इस प्रकार दूसरा चैप्टर लगभग कंप्लीट है। इसका कुछ मानचित्र का जो कार्य है और साथ ही महाजनपद कौन कौन से हैं उसको मैप में हम तैयार करेंगे। उसके लिए एक और
क्लास में आपको जो है हाजिर होना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।